अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट का जो नज़रिया है। बेसिकली हमने बात की थी कि इसमें 8 बहरान हैं, 8 क्राइसिस हैं। ये 8 क्राइसिस में जो ये बहरान हैं, ये सारे के सारे इंसान की ज़िंदगी पे मुहित होते हैं। इट कंप्राइजेस ऑल द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो कि जब पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी सोशल स्टेजेस आती हैं, उन सारों को ये जो क्राइसिस है ये कवर करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 4 क्राइसिस की बात की थी। क्राइसिस नंबर 1 था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें कि एक बच्चा जो है, जब उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, उसका जो केयर गिवर है, उसकी मदर है, वो उसकी जो जो भी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उसे पूरा कर देता है, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट करने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। उसके अंदर एतमाद की जो सलाहियत है वो बहाल हो जाती है। जबकि अगर ऐसा ना हो, अगर एक बच्चा, उसका केयर गिवर या मदर रेडीली अवेलेबल नहीं है और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए रोता रहता है, रो रो के चुप कर जाता है, एट दैट टाइम बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर हमने दूसरे क्राइसिस की बात की थी, जो कि था ऑटोनमी वर्सेस शेम। ऑटोनमी वर्सेस शेम बेसिकली खुद मुख्तियारी बमुकाबला शर्म और झिझक है। इसमें इस तरह से है कि बच्चा जब 1.5 साल से ज़्यादा उम्र का होता है तो वो चलना फिरना शुरू कर देता है और अपने माहौल को अपने मुताबिक एक्सप्लोर करना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि जो टोडलर्स जिनको कहते हैं, जो चलते फिरते हुए घरों में नज़र आते हैं, उनका दिल करता है कि हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। उनका दिल करता है कि हम हर तरह के जो चीज़ है उसको जानने की कोशिश करें कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वो ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं या वो बेज़र चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसे जो टोडलर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इस स्टेज में बेसिकली होता है इस तरह से कि अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा रोक टोक करें कि आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बच्चे के अंदर मज़ाहमत पैदा हो जाती है, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। और अगर बच्चा जो है उसको बिल्कुल ना रोका जाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस स्टेज में एक जो चीज़ बड़ी कॉमन होती है, आपने देखा होगा कि घर में भी बच्चे मदर्स के साथ जिद करते हैं कि मैं खुद करूँगा, मैंने खुद खाना है, मैंने खुद सालन डालना है। तो ये बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना किया जाए, उन्हें करने दिया जाए, आज़ादी पूरी दे दी जाए, तब भी नुकसान की चीज़ है क्योंकि बच्चे मंजूर हो जाते हैं। ये तो था क्राइसिस 2। जो क्राइसिस थी 3 था, उसके अंदर बेसिकली बच्चे जो उनसे हैं, ये वो स्टेज है जहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इससे हर बच्चा जब स्कूल में एडमिट होता है तो हमने देखा कि उसमें ये एबिलिटी होती है कि इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन उसके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया गया या उसको जो उनसे डिग्रेड किया गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब अप्रिशिएट किया गया तो वो बार बार इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर अप्रिशिएट नहीं किया गया उसके इनिशिएटिव को, जाहिर है कि जब एक इनिशिएटिव लिया जाता है तो इट कुड बी रॉन्ग एंड इट कुड बी राइट एज वेल। तो ये नहीं है कि अगर गलती हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने से भी जो जो गलती करने वाला होता है वो गिल्ट का शिकार हो जाता है। सो क्राइसिस थ्री में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का एक क्राइसिस डेवलप होता है। इधर अ पर्सन कैन बी टाइप ऑफ पर्सन जो कि इनिशिएटिव ले, या फिर एक ऐसा इंसान भी डेवलप हो सकता है जो कि हर वक्त गिल्ट का शिकार रहे कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मैंने अगर कुछ काम शुरू किया तो वो गलत ही होगा। इस तरह की मेंटल स्टेट है, वो डेवलप हो सकती है इस चीज़ में। उसके बाद क्राइसिस 4 जो है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। इंडस्ट्री बेसिकली इनिशिएटिव तो ले लेते हैं लोग, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी इस तरह से है कि यहाँ पर गोल डिटर्मिनेशन हो जाती है। बच्चों को पता होता है व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ, ना मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ।
تو انڈسٹری ورسز انفیریورٹی میں اس طرح سے ہے کہ بچے کے اندر یا تو اس کو موقع اویل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اپرچونیٹیز اویل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ انڈسٹریس ہو جاتا ہے، اپنے گولز کو جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، یا اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے کہ گو فار یور ڈائریکشن، گو فار یور گول، تو وہاں پر وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بچوں کو سجیسٹ کر رہے تھے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ جو چیزیں بچوں کے اندر انفیریورٹی لے کر آتی ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی انڈسٹری سے زیادہ یہ انفیریورٹی لے کے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ if a child doesn't want to be a doctor، تو اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دیٹ مچ کیپیبل کہ میں ڈاکٹر بن سکوں، تو وہ جو چیز ہے اس کے اندر اگر زور زبردستی کی جائے پیرنٹس کی طرف سے تو انفیریورٹی آ سکتی ہے اس کے اندر۔ اوکے، یہ تو چار وہ بحران تھے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ آج ہم اگلے چار بحران ڈسکس کریں گے۔ جو کرائسس 5 ہے، کرائسس 5 بیسیکلی آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن اس کو کہا جاتا ہے۔ شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ، اس میں بیسیکلی بلوغت جو ایڈولسنس ایج ہے، جو 11 سے 13 سال کی عمر میں بچے جن سے ہیں ایڈولسنٹ کی ایج میں چلے جاتے ہیں، ایڈولسنس کے اسٹیج پہ ہوتے ہیں، یہاں پر بیسیکلی میل اور فیمیل کریکٹرسٹکس بڑے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو میلس ہیں ان کی آواز جو سی بھاری ہو جاتی ہے، موسٹش آ جاتی ہیں، فیمیل جو ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ اس میں بھی چینجز آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی بچہ خود کو تو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم این ایڈلٹ، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، آئی ایم اے ینگر ون، میں تو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، آئی ایم ینگ ناؤ، آئی ایم اے بگ بیبی ٹائپ آف پرسن، ٹائپ آف تھنکنگ جو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی، پیرنٹس، ارد گرد کے لوگ، ریلیٹیوز، دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دس تھنگ کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، لیکن وہاں پر بچے کو فیل ہو رہا ہے ناؤ آئی ایم این ایڈلٹ، آئی کین ٹیک ڈیسیژن، I can do many things on my own۔ So یہاں پر آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن آ جاتا ہے، بیکاز آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ فرق طرح سے آپ کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک اور فرق طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اینڈ دیٹس وائی یہ جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو وہ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کی آئیڈینٹی یہاں پر بہت اسٹرانگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، دے نو who they are, what they want، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، what I want، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے۔ بیسیکلی اس اسٹیج پہ یا تو آپ اپنی آئیڈینٹی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، یا پھر آپ واقعی سوسائٹی کی باتوں میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر رول کنفیوز کر جاتے ہیں، آپ کو رول کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یو ڈونٹ نو ویئر یو آر گوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، واٹ آر یور گولز، واٹ آر یور ڈائریکشن۔ تو دیئر کوڈ بی پاسبلٹی کہ جو کرائسس نمبر 5 ہے اس میں آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہوتا ہے۔ دین بات کرتے ہیں کرائسس نمبر 6 کی، دیٹ از انٹیمیسی ورسز آئسولیشن۔ یہ بیسیکلی اب تھوڑی اور ایڈلٹ اسٹیج ہے، اس کو ارلی ایڈلٹہڈ بھی کہتے ہیں۔ اس اسٹیج میں بیسیکلی دس از ویری مچ امپورٹنٹ اسٹیج، بیکاز آپ کے کسی انسان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہونا، آپ کی جو سیکشل انٹیمیشن ہونا، آپ کے جو پرسنل لائکنگ ہونا، وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی ایک تو لائف میں ڈیولپمنٹ میں اور ایک کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، بیکاز ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی انسان کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس اسٹیج میں ارلی ایڈلٹہڈ میں ان یور 20s، اگر آپ اپنی لائف میں فیصلہ نہیں کرتے کہ ٹو whom you are going to get married اور ٹو whom with you are going to live with، تو آپ ظاہر ہے کہ ایک آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک خلا ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ کبھی بھی فلفل
नहीं हो सकता। अ, इस इस क्राइसिस का ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स आउट देयर हु आर नॉट मैरिड थ्रू देयर लाइफ ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपकी जो सा है कोई ज़िंदगी रुक जाएगी या कुछ आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट रुक जाएगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि आपको इस स्टेज पे चूज़ करना होता है कि वेदर यू वांट टू बी इंटीमेट विद समवन, आप किसी के साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी चाहते हैं या आप आइसोलेशन में ही ज़िंदगी गुजार देंगे। बहुत से लोग इसी स्टेज पे ज़िंदगी का फैसला कर चुके होते हैं कि हमने किसी के साथ शादी करनी है या हमने किसी के साथ शादी नहीं करनी, या शादी नहीं तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसी के साथ होगा या नहीं होगा। सो ये बेसिकली इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, टोटली इट इज अप टू एन इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए it is a better choice to get intimate with someone rather than being isolated. Okay, then comes seventh crisis, that is generativity versus stagnation. ये 40 years की एज में होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि you want your own kids, you want your own property, you want your own car, you want your own home. आप हर चीज़ में अपना अपना जो है एक आइडेंटिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। या फिर stagnation. Definitely, if you are not getting married, you are not having kids, you are um, not having any need for home, for car, for anything. So it is like you have you have marked a full stop in your life now. Stagnation ठहराव को कहते हैं। तो basically अब आपकी जिंदगी में ठहराव है। There is no any evident change that is going to be happen. ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। देन क्राइसिस नंबर 8 लास्ट क्राइसिस है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। बहुत से बुजुर्ग आपने देखे होंगे वो जब अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं, अपनी जॉब की कहानियां सुनाते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड। अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों को सुना रहे होते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड, हमने ऐसे किया, ऐसा मसला आया, हमने उसको ऐसे हैंडल किया। they are very happy in recalling their life. वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी थे, वहाँ पे हर चीज़ थी, लेकिन they were very happy and satisfied to know हमने बहुत जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजारी। और कुछ इस तरह के आपको बुजुर्ग मिलते हैं कि जब आप उनके पास बैठेंगे तो वो बस मलामत ही करते रहेंगे, बस ये हो जाता जिंदगी में तो अच्छा था, ये हो जाता, ऐसा ये ख्वाब देखा था, ये पूरा नहीं हो सका। इस तरह के लोगों के साथ रहना चाहता था, ऐसे लोग नहीं मिले। सो कुछ इस तरह के भी बुजुर्ग होते हैं। सो इस एज में यहाँ तो ये है कि आपकी जो ज़ात है वो बड़ी सालम ज़ात होगी, बड़ी खुश मुतमईन। जैसे मैंने पहले बुजुर्गों की बात की जो बड़े खुश होते हैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाते हुए, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर लाइफ जो उन्होंने गुजारी होती है। या फिर आप मायूसी का शिकार हो कि मुझे ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ये लोग नहीं मिले, लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरे से सही नहीं हो सका, तरीके से हैंडल नहीं हो सका। सो ये बेसिकली वो एज है जहाँ पर फाइनली एक जो इंडिविजुअल है वो एनालाइज करता है बैठ के, व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने जिंदगी में पूरी जिंदगी का मेरा हासिल क्या है, वेदर इट इज डिस्पेयर मायूसी है या ईगो इंटीग्रिटी है, ये खुशी है कि भाई मैंने जो भी जिंदगी अल्लाह ताला ने मुझे दी मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। सो एरिक्सन का जो थ्योरी है दैट इज साइको सोशल। साइको सोशल मतलब क्या कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हुए आपकी जो साइकोलॉजी डेवलप हो रही होती है उसके बारे में इसने डिस्कस किया। और इसमें हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कि 8 क्राइसिस हैं टोटल जो कि इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। और ये 8 क्राइसिस में एक तरफ पॉजिटिव साइड होती है और एक साइड पे नेगेटिव साइड। अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, अबाउट
और इसके अलावा आपकी जो पर्सनालिटी की कुछ ट्रेट्स होती हैं। इसके अलावा आपका माहौल, घर का माहौल, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, जो लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, वो बेसिकली आपको किसी भी एक पोल की तरफ लेकर जाते हैं। जो दो पोल्स है ना, एक ट्रस्ट है, एक मिसट्रस्ट है, एक ऑटोनॉमी है, एक शेम है, एक इनिशिएटिव है, एक गिल्ट है। तो यहाँ तो आप की पर्सनालिटी जो है पॉजिटिव पोल की साइड पे चली जाएगी, आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव पोल की तरफ जा सकती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। आपको ये जो क्राइसिस हैं ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ताकि जो है आप को पता हो कि किस स्टेज में क्या क्या बहरान का सामना करना पड़ सकता है, किस एज में किस किस्म के जो क्राइसिस हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम me via WhatsApp. Thank you.